निष्कर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सक्सेना। भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। आज का वोटर विकास चाहता है। युवा दुनिया के साथ कदम ताल मिलाकर चलने का सपना दिख रहा है, लेकिन होता है कि नेता ये नहीं मानते। उनकी चुनावी रणभूमि से ये मुद्दे लगभग गायब हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वोट चाहिए, क्योंकि आखिरकार वोट ही तो मायने रखता है। स्वागत है आपका, मैं हूं दिनेश गौतम। मोदी, राहुल, केजरीवाल के नाम के साथ ही ये लिस्ट खत्म नहीं होती। चुनाव में एक दूसरे पर निजी हमले करने में कोई किसी से पीछे नहीं। हर दिन कोई न कोई निजी जिंदगी पर हमला करने के लिए अखाड़े में उतरता है। ऐसा क्यों हो रहा है? जनता से जुड़े मुद्दों पर अमेरिका की तर्ज पर कब सोचना शुरू करेंगे हम? इसी पर आज निष्कर्ष में चर्चा, और इसके लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ। सैयद फैजल अली साहब, ग्रुप एडिटर, सहारा उर्दू मीडिया के। प्रोफेसर बद्री नारायण साहब, जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखते हैं। प्रोफेसर मुनीर आलम, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा त्रिपाठी जी, सीनियर सहायक संपादक, फ्रंटलाइन द हिंदू ग्रुप। लखनऊ से प्रोफेसर अरविंद मोहन साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आइए देखें आज सेगमेंट के बाद अगले सेगमेंट में हम क्या चर्चा करने वाले हैं। पहले तो यह कि चीन की तरह क्यों हमारा भी विकास का पहिया नहीं दौड़ता। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं वो हमारे केस में सिर्फ बात होती है और चीन में ये नजर भी आता है, क्यों? दूसरे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे कि मोदी बार बार ये क्यों कहते हैं कि 60 साल कांग्रेस को दिए, अब 60 महीने मुझे दे दो। 60 साल की राजनीति की तुलना 60 महीने में वो क्या मांग रहे हैं? आखिर देश कहां पहुंचा है और इसको वो उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? चुनावों के रनअप में वो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए थे खूब उछले, लेकिन जब वोट करने के ऐन पहले हमने मुद्दों की तरफ कान दिया तो सुनाई दिया कि वो सब मुद्दे तो हवा हो गए। ऐसा क्यों होता है? अहम मुद्दे गायब क्यों हो जाते हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जनता या नेता? और आखिरी सेगमेंट में चर्चा होगी कि भारत में अमेरिका जैसी चुनावी बहस क्यों नहीं मुद्दों पर एक सीरियस थॉट दो मुख्य जो नेता हैं वो दे रहे हैं। विकास की बात जब भी होती है हमें पड़ोसी देश चीन से तौलकर देखा जाता है, क्योंकि हम पॉपुलेशन में लगभग वैसी ही होड़ में हैं, लेकिन विकास का पहिया भारत के मुकाबले वहां कई गुना तेजी से दौड़ रहा है। इसके पीछे कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तो नहीं, जहां इन चुनावों में भी विकास से जुड़े मुद्दों को हाशिए में छोड़कर निजी हमले किए जा रहे हैं? क्या ये वही इंगित कर रहा है? एक दशक में भारत और चीन दोनों ही काफी तेजी से विकसित हुए हैं। हालांकि आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से भारत का प्रदर्शन चीन से कुछ कम अच्छा है। चीन के परिणाम चौंकाने वाले हैं। विकास की औसतन 10% दर और पिछले 2 दशक में 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं, जबकि भारत में ज्यादा विकास दर के बावजूद गरीबी एक दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन देश की आर्थिक स्थिति का स्थायी भाव सा बन गया है। देश 6 से 7% विकास दर के साथ चल रहा है। भारत के विकास में धीमी गति का कारण राजनीतिक तंत्र है। चीन चाहे कुछ भी हो, लोकतंत्र नहीं है, बावजूद उसने पिछले कुछ साल में बेहतर विकास दर हासिल की है। भारत और चीन दोनों देशों के घरेलू बाजार का आकार काफी बड़ा है। चीन में 130 करोड़ और भारत में 120 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। आंकड़ों और हकीकत की बात करें तो चीन भारत से कई साल आगे निकल चुका है, जिसका पीछा करना नामुमकिन ही नहीं, बेमानी सा लगता है। समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब हमारे नेता आज जाते हैं तो आज बात करते हैं धर्म की, आज बात करते हैं जाति की, लेकिन एक वक्त था जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैं मुंबई को शंघाई बना दूंगा। जाहिर है मुंबई शंघाई बनेगी तो देश भी चीन के आसपास ही कहीं होगा, लेकिन 10 साल बीतने के बाद आज हम उस स्थिति में अपने आप को नहीं कह सकते। मुनीर आलम साहब, देश तो वहां पहुंचा नहीं जहां चीन पहुंचा है, हम बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है कि ये विकास का मुद्दा शुरुआत होते होते जब लगा था कि यहां से शुरू होगा, लेकिन आज जब बीच चुनाव में हम खड़े हुए हैं, 5 फेज हो चुके हैं, तो नहीं लगता कि विकास मुख्य मुद्दा है? नहीं लगता। यह है कि देखिए हर चीज की एक पॉपुलर डिमांड होती है। हमें लगता यह है कि इसमें कहीं न कहीं हम सब लोग जो हिंदुस्तान के अवाम हैं, शायद हम लोगों को भी लगता यह है कि हम विकास के मुद्दे से उतने ज्यादा
शायद इंप्रेस नहीं है या विकास के मुद्दे पे उतना ज्यादा नहीं जाना चाहते हैं जितना कि हम कास्ट की बात करना चाहते हैं, जितना हम रिलीजन की बात करना चाहते हैं, जितना हम सब्सिडी की बात करना चाहते हैं, जितना हम ये बात करना चाहते हैं कि अगर ये वाली पार्टी इलेक्शन जीत गई तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा, माइनॉरिटी रिजर्वेशन में हम वादा। तो शायद हमें लगता ये है कि शायद कि पिछले 40-50 सालों में चूंकि ये बातें इतनी हुई कि अब हमारे कान इसके आदी हो गए। लेकिन यह है कि विकास का मुद्दा क्या है, विकास किस तरह से होना चाहिए, विकास के क्या क्या फायदे हैं, और उससे सारे लोगों को, सारे अवाम को, उसके चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किस तरह से उनको उसका बेनिफिट होगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि कहीं हम लोग उस तरह की बात के कुछ आदी नहीं रहे। या आदी नहीं रहने के पीछे वजह क्या है? यहां भी लग रहा था कि कम से कम इस बार के चुनाव होंगे विकास को ही सामने रखकर, लेकिन फैसल साहब ऐसा क्यों नहीं? अगर इसके जिम्मेदार कारक की खोज की जाए तो क्या वो जनता है? क्या वो जनता की नब्ज बाद में समझ में आई कि हम डेवलपमेंट तो करते हैं लेकिन वोट इस पर नहीं मिलने वाले, इसलिए दूसरे राग छेड़ दी जाती है, या खुद राग बदल दी जाती है और कहा जाता है वोट इस पर दीजिए? नहीं, जो मुनीर साहब ने एक बात कही कि सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अभी भी हमारी जो सोसाइटी है कास्ट में डिवाइड हुई है। इसके लिए अब जाहिर सी बात है, अगर हम फिर बात करें तो वर्ण व्यवस्था की बात आएगी, सोशल जो कैटेगराइजेशन है उसकी बात आएगी। ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं फैक्टर हैं, और विकास को लेकर के एक तरह से जो उदासीनता है उसका कारण जो मुझे दिखता है वो ये है कि जो भी जो फ्रूट है उसका वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। अगर कोई डेवलपमेंटल स्कीम आ रही है, चलिए मनरेगा को छोड़ दें अगर, तो वो सारी चीजें शहरों में या किताबों में या फाइलों में रह गई, और उसका पूरी तरह से जो ये होना चाहिए गांव तक या लोगों तक, आम आदमी तक नहीं पहुंच पाता है, तो लोगों को उसमें दिलचस्पी नहीं रहती है। मुनीर साहब ने सही कहा कि एट द एंड ऑफ द डे फिर ये होता है कि हर आदमी सोचता है कि मेरे समाज, मेरे समुदाय का आदमी जीत जाए, तो कम से कम एक उसको सेटिस्फैक्शन होता है कि चलो ये मेरा आदमी है, ये यादव, ये सिंह, ये खान, ये हमारे लोग हैं, कम से कम हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, भले मुझे कुछ ना मिले। ये एक बार, लेकिन जिम्मेदारी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिए कि इसके लिए पूरे तौर पे हिंदुस्तान की जो एक सिस्टम है, सोशल कास्ट सिस्टम, उसके साथ साथ जिस तरह का हम लोगों का 60-65 साल में गवर्नेंस रहा है वो भी जिम्मेदार है। बहुत ज्यादा बात होती है कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, यू गो आउटसाइड द कंट्री एंड यू विल सी कि हम लोग कहां हैं। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की फिजल एंट्री हुई थी इस चुनाव में, तो नरेंद्र मोदी को जो प्रोजेक्ट किया गया था खासतौर से 2002 मिटाने के लिए, उसको भुलाने के लिए, तो विकास पुरुष के नाम पर पेश किया गया था। लेकिन यहां हम अरविंद को जोड़ते हैं अपने साथ। अरविंद, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, हम रिपोर्टिंग करते हैं और हम आम लोगों से मिलते हैं, तो हमेशा गांव के, शहर के सब लोग यही कहते हैं महंगाई से हम परेशान हैं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, और हर जगह भ्रष्टाचार है। और ये चुनाव भी शुरू हुआ था, भ्रष्टाचार का मुद्दा इतना बड़ा बैकग्राउंड में था। लेकिन क्या वजह है कि ये मुद्दे, क्या ये आम लोग नेताओं को नहीं बताते, या नेता उस वक्त सुनना नहीं चाहते, वो मंच से कुछ और कहते हैं? देखिए, आमतौर पर जो इलेक्शन होता है ये रूलिंग पार्टी, ये जो सरकार है उसके कामकाज पर रेफरेंडम है। लेकिन यहां शायद कांग्रेस का एक अनीज दिखता है। पहला कि तमाम स्कैम्स दिख रहे हैं, पॉलिसी पैलेसेस है, और हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट नीचे चली गई, महंगाई बेकाबू हो गई। तो यहां पर शायद कांग्रेस के लिए कन्वीनियंट एजेंडा नहीं था। ये पहली वीकनेस है। दूसरी वीकनेस जो दिखाई पड़ रही है, अगर आप 2009 का इलेक्शन देखिए, उस समय भी यही मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आज भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। आज कहा जा रहा है वो वीक प्राइम मिनिस्टर है। ये खासतौर पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी का अटैक इसी लाइन पर है, और इसको काउंटर करने के लिए जैसा 2009 में कांग्रेस ने किया, उन्होंने कहा कि ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर है। और जब एक ऑनेस्ट की छवि कांग्रेस ने